नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। भारतीय विदेश मंत्रालय की साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर पूछे गए सवालों के जवाब दिए। इस दौरान पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हुई हिंसा, बांग्लादेश के साथ सीमा वार्ता, ओमान तट के पास फंसे भारतीय नाविकों के बचाव अभियान, पश्चिम एशिया की स्थिति और भारत में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के मुद्दे प्रमुख रूप से चर्चा में रहे। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई हिंसक झड़पों को लेकर भारत ने पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान लगातार झूठी खबरें और भ्रामक वीडियो फैलाकर अपने आंतरिक विफलताओं तथा मानवाधिकार उल्लंघनों से दुनिया का ध्यान हटाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पुलिस की गंभीर बर्बरता की खबरें सामने आई हैं, जिनमें कई लोगों की मौत हुई है और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। भारत ने उम्मीद जताई है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और मानवाधिकार हनन के लिए जवाबदेह ठहराएगा। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आज प्रस्तावित बंद और प्रदर्शन से पहले हालात हिंसक हो गए। वहां प्रतिबंधित संगठन संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के समर्थकों और सुरक्षा बलों के बीच टकराव में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि लगभग 70 लोग घायल बताए गए हैं। यह प्रदर्शन क्षेत्रीय विधानसभा चुनाव में 12 आरक्षित सीटों के विरोध में किया जा रहा था। प्रदर्शनकारी इन सीटों को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इन पर ऐसे उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं जो कश्मीर में नहीं बल्कि पाकिस्तान के अन्य हिस्सों में रहते हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार प्रदर्शनकारी एक अस्पताल के शवगृह के बाहर एकत्र हुए थे, जहां पुलिस गोलीबारी में मारे गए एक कार्यकर्ता का शव रखा गया था। पुंछ क्षेत्र के आयुक्त सरदार वहीद खान ने बताया कि प्रदर्शनकारियों की गोलीबारी में 4 पुलिसकर्मियों और एक राहगीर की मौत हुई, जबकि जवाबी कार्रवाई में 6 प्रदर्शनकारी मारे गए। पुलिस प्रमुख लियाकत मलिक ने कहा कि घटना में 23 सुरक्षाकर्मी और 50 प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं तथा 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उधर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के नेता शौकत नवाज मीर ने रावलकोट में लोगों के नरसंहार का आरोप लगाते हुए बंद जारी रखने की बात कही है। हालांकि प्रशासन ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए कार्रवाई की गई थी। अधिकारियों का दावा है कि प्रदर्शनकारियों ने स्वचालित हथियारों, पेट्रोल बमों और अन्य हथियारों का इस्तेमाल किया। हम आपको बता दें कि क्षेत्रीय सरकार ने शुक्रवार को इस संगठन को आतंकवाद निरोधक कानून के तहत प्रतिबंधित घोषित कर दिया था और पर्यटकों को 9 जून से पहले क्षेत्र छोड़ने की सलाह दी थी। इसके अलावा भारतीय विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग में भारत और बांग्लादेश के बीच जारी सीमा सुरक्षा वार्ता का भी उल्लेख किया गया। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश सीमा रक्षक बल के महानिदेशक स्तर की बैठक चल रही है, जिसमें दोनों देशों के बीच विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। साथ ही ओमान तट के पास फंसे जहाज MT मेरिवेक्स के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि यह जहाज ओमान के तट के निकट खराब हो गया था। इस पर 24 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार थे। भारतीय दूतावास ने ओमान प्रशासन से संपर्क कर बचाव अभियान चलवाया, जिसके बाद सभी भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया। भारत ने इस अभियान में सहयोग के लिए ओमान सरकार का आभार भी व्यक्त किया। इसके अलावा पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर भारत ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि क्षेत्र में शांति बहाली के लिए तनाव कम करना, संवाद और कूटनीति ही सबसे प्रभावी रास्ता है। रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत लगातार शांति और स्थिरता की आवश्यकता पर जोर देता रहा है। इसके अलावा भारत में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के मुद्दे पर उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई विदेशी नागरिक अवैध रूप से भारत में रह रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भारतीय कानूनों के अनुसार की जाएगी। कुछ लोगों के नो मैंस लैंड में होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस विषय पर दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है और यह मुद्दा आगामी चर्चाओं में उठाया जा सकता है। इसके अलावा विदेश मामलों से जुड़ी एक और बड़ी खबर यह रही कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सबा से बातचीत की। दोनों नेताओं ने क्षेत्र की मौजूदा सुरक्षा स्थिति और ताजा घटनाक्रम पर विस्तार से चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कुवैत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के मजबूत समर्थन को दोहराते हुए कुवैत पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की। उन्होंने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि शांति और स्थिरता
की शीघ्र बहाली के लिए तनाव कम करना, संवाद और कूटनीति ही सबसे उपयुक्त रास्ता है। प्रधानमंत्री ने कुवैत में रह रहे भारतीय समुदाय की सुरक्षा और कल्याण के लिए अमीर द्वारा किए जा रहे व्यक्तिगत ध्यान के लिए उनका आभार भी व्यक्त किया। यह बातचीत ऐसे समय में हुई है जब पश्चिम एशिया में अनिश्चितता बढ़ी हुई है और अमेरिका तथा ईरान के बीच संभावित समझौते को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। हम आपको याद दिला दें कि कुवैत पर हुए ईरानी हमले में कई लोग घायल हो गए थे और एक भारतीय की मृत्यु हो गई थी। बहरहाल, आइए देखते हैं भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने अपने संवाददाता सम्मेलन में और क्या बड़ी बातें कही हैं। This is regarding the protest in Pakistan occupied Kashmir, as also other related issues. We continue to see in this context a pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. It is a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. There are reports of police brutality, which you would have seen. There are several reports in Pakistan occupied Kashmir, in which several people have been killed. There are several more who have been injured. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and its abuses. इस संदर्भ में पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है, देख रहे हैं हम लोग। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानव अधिकारों के उल्लंघन हनन के से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशा पूर्ण प्रयास है। पाकिस्तान ने कब्जे वाले कश्मीर में भीषण पुलिस बर्बरता की खबरें हम लोगों ने देखी है। कई एक रिपोर्ट देखने में आया है जिसमें कई एक प्रदर्शनकारी मारे गए हैं और कई एक बुरी तरह से घायल हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को अपने दुष्कर्मों और अत्याचारों के लिए जवाबदेही ठहराएगा। Ishi, your question regarding the Nepalese foreign minister. As you are aware, external affairs minister and the Nepali foreign minister, they had bilateral talks that happened on Saturday, last Saturday. You would have seen our press release that we released post-meeting. As you would note, the talks covered the full spectrum of India-Nepal bilateral partnership. In that context, they also called for continuation of the ongoing joint field work related to repair and maintenance of boundary pillars. This is also in line with our own approach. Regarding your question about Lipulok, etc., on that we've already clarified our position, India's position in that regard. Your second question regarding border issues, we have the Border Guard Bangladesh and BSF DG level meeting going on. This is a bilateral engagement with India and Bangladesh to discuss relevant issues, and we will hopefully you will get an update on the meeting. These are issues which both sides are discussing and will be discussing during their conversation. The vessel which where we had several Indian nationals, एक जहाज जिसका नाम MT मारीवेक्स था, इसको ओमान के तट के पास इसको निशक्त किया गया, इसको अक्षम किया गया। हमें ये पता चला कि ये जहाज पलाव के झंडे के साथ समुद्र में अपना काम कर रही थी। हमको ये भी पता चला है और ये हम जानकारी है कि जहाज के बीच और अमेरिकी नौसेना के बीच उनके बीच वार्तालाप हुई। इस घटने से पहले इस जहाज पर 24 भारतीय नागरिक कार्यरत थे। जब ये हादसा हुआ उस समय तुरंत ही हमारे भारतीय दूतावास जो कि ओमान में है तुरंत एक्शन में आए और वहां ओमानी अधिकारियों से उन्होंने संपर्क किया। साथ ही साथ अन्य जो पक्षधर इसमें है, MRCC है, भारतीय जहाज मंत्रालय है, सबके साथ बातचीत करके तुरंत उन्होंने कार्रवाई की और 24 भारतीय नागरिक को सुरक्षित वहां से निकाला गया। ये सभी नागरिक हमारे नागरिक सुरक्षित हैं और हमारी जो दूतावास है इनसे संपर्क में है और इनकी देखरेख कर रहे हैं।
The ship MT Marivex was disabled off the coast of Oman. We have learned that it is a Palau flagged vessel. We also understand there was some exchange of communication between the ship and the US Navy before the incident. There were 24 crew members on board the ship, all of them being Indian nationals. They all 24 have been rescued and they are safe. Our embassy, for this purpose, for the evacuation and rescue purpose, they contacted the Omani authorities who swung into action. We were in touch with several other stakeholders, including Ministry of Shipping here and MRCC and other stakeholders. We thank and we are grateful to the Omani government for their excellent support in rescuing the crew and ensuring the safety. Our mission continues to be in touch with the seafarers. On the West Asia conflict, yesterday we did issue a statement, which you would have seen. We saw that there was an escalation and we called for de-escalation as also on dialogue and diplomacy to be the best way forward to ensure return of peace in the region. As for your specific question regarding how many seafarers are there, how many Indian ships are there, I don't have an exact number with me at this point in time, but I understand that when we have the regular press briefings held by Ministry of INB, where shipping ministry representatives are there, they give an exact figure. Last count, what I have is, but I don't want to take a guess here. I'll come back to you on exact number of seafarers as also ships which are there. Look, what you ask, these are very technical details about mangoes and fruits. I don't have an visibility on this particular issue, but I guess Commerce Ministry would be in a better position to respond to you. Let me see if I can pull out some clarification or some details on this particular matter. We had a meeting yesterday in New York where you see a permanent representative. He made a statement on the UNAMA briefing where we have reiterated that India and Afghanistan are contiguous neighbors and as civilizational states. Our ties have spanned centuries. We stand in favor of peace and stability so as to, in Afghanistan and in the region, so as to foster development and stability in the region. We, as you know, we also talked about our development cooperation, our long-standing friendship and development cooperation that we continue to do in Afghanistan on the side of food security, on the side of medicine, pharma support, on health, and many of our development cooperation programs, it cuts across gender, it benefits people across the board, including women and children. We've also provided scholarships, capacity building programs to people of Afghanistan, and these will continue. We've also, you would have seen, we have also made statements or reflected on some of the peace and security related issues that were highlighted in the report as also in the briefing that was done. So our position on Afghanistan remains as contained in the statement by a PR. We want to foster peace and stability, and we want to continue to work for the people of Afghanistan, for their development and for their progress. Women and children, as I told you, our development cooperation assistance are cutting across several sectors, from health to scholarships to food security to pharma support, self-help groups. They bring benefits to people across all segments of the society. In regard to your question regarding President of Venezuela, we did provide you an update of all the meetings that she had on the official side. She also had a private component of a program which you would have followed. We see Venezuela as a very important energy partner. As far as the meetings with other stakeholders are concerned, it is a matter of choice between Venezuela and the stakeholder concerned. हम लोगों ने जैसे पहले कहा है कि कोई भी विदेशी नागरिक जो भारत में रह रहा है, अगर वो अवैध रूप से रह रहा है तो उसके पीछे उस पर कार्रवाई करने के लिए हमारे पास जो अपने कानून है उसके तहत उस पर कार्रवाई होगी। जहां तक बात रही जो आपने कहा कि कुछ लोग नो मैन्स लैंड में हैं, शायद इसका जिक्र कर रहे थे आप, तो दोनों पक्षों के बीच में बातचीत चल रही है और ये बातचीत
के दौरान शायद इस पे कुछ चर्चा हो. Sorry? No, he asked about illegal Bangladeshi nationals or the state of some people who are caught. So I said that for all foreign nationals, if they are staying in India illegally, we have certain rules and laws which will be followed. And as far as this particular issue is concerned, which Krishna Mohan flagged, presently talks are going on between Border Guard Bangladesh and between the BSF on Indian side, DG level talks, and they would be discussing all relevant issues. ब्रह्म, आपका सवाल था पाक अधिकृत कश्मीर को लेके. तो एक चीज मैं स्पष्ट करना देना चाहता हूं कि पूरा जम्मू एंड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, और जैसा कि मैंने कहा कि जो वहां बर्बरता हो रही है उसको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय देख रहा है, और ये हमारी उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को अपने दुष्कर्मों और अपने अत्याचारों के लिए उसको जवाबदेही ठहराएगा. अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को. साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके.